दुबई में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक जॉब के लिए कम से कम 50 से 60 बंदे वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब बात की सैलरी में से ही वो टैक्स डिडक्शन करते हैं, वो हो जाएगा 970 यूरो। इसमें क्या है कि आपको जो ड्यूटी आवर्स है 40 आवर्स है। इसके अलावा अगर आपको ओवर टाइम करने का मन है, अगर आपको मन है तो आप ओवर टाइम करें, कितना भी अर्जेंट काम ये लोग फोर्स नहीं करते, सबसे अच्छी बात। एजेंसी के थ्रू मेरे हिसाब से अगर आप 12,000 dirham तक देते हो किसी एजेंसी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मुझे व्हाट्सअप में बहुत लोगों का मैसेज आता है सऊदी से, दुबई से। वो लोग मुझसे इंक्वायरी करते हैं। वो लोग को कंफर्मेशन करना है कि अगर मैं दुबई से, सऊदी से मैं यूरोप मूव करूं या नहीं करूं। तो इस तरह क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होगा। तो इस वीडियो को देखोगे आप तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको दुबई से और जो है कि क्रोएशिया कंपैरिजन करूंगा। कुछ पॉइंट से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बात समझ आए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम शहबाज है, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। तो मैं दुबई में तकरीबन 10 साल रहा, ठीक है। और मेरा ऐसे भी प्लान था, जब मैं 5-6 साल मेरे हो गए थे, मेरा प्लान था कि मुझे कहीं दूसरी कंट्री मूव करना जहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिले। इसलिए मैंने यूरोप को चूज़ किया और मैंने कई एप्लीकेशन डाले, बहुत सारी मतलब कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंपनी से मैंने अपना ईमेल डाला। तब जाके मुझे क्रोएशिया से फाइनली मुझे जो है कि जॉब मिली। बात करते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की। दुबई में जो है वर्क अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। स्किल और अनस्किल के लोगों के लिए भी है, बट आपको पता है कि जो अनस्किल बंदे होते हैं उनकी जो सैलरी बहुत बहुत कम होती है। और जो स्किल में भी है तो वहाँ पे क्या लोगों बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। एक वैकेंसी के लिए बहुत लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो क्या है कि आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इस क्रोएशिया की बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत जो है ना अपॉर्चुनिटी बहुत है। आपको अनस्किल हो या स्किल्ड हो, आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है कि जॉब पोर्टल्स है। इसके अलावा आप फेसबुक ग्रुप से भी यहाँ जॉब मिल सकता है आपको। और यहाँ पे क्या है कि अगर एक वैकेंसी है तो आपको 5 या 6 बंदे उसकी उस जॉब जो है ना जॉब की अप्लाई कर रहे हैं। बट दुबई में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक जॉब के लिए कम से कम 50 से 60 बंदे वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं टर्मिनेशन की। तो जब दुबई में किसी बंदे को टर्मिनेट करते हैं तो उसको 1 महीने पहले ही इन्फॉर्म करते हैं, या कई कंपनी ऐसी होती है जो टर्मिनेट करके आपको 1 महीने की सैलरी देती है, उसके बाद फिर आप अपना काम देखो। तो यहाँ क्रोएशिया की बात करता हूँ आपको मैं। यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो जिसको टर्मिनेट किया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जॉब ढूंढते हैं दूसरी बड़ी कंट्री में और वो वहाँ मूव करते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है दुबई में। अभी हाल ही फिलहाल में 1-2 साल से इन्होंने एक अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है कि लाया है दुबई गवर्नमेंट ने, जिसमें आपको बेसिक सैलरी से 60% मिलता है। बट यहाँ पे भी ऐसे कुछ एक्चुअली बहुत सारी कंपनी खुद से ही जब आपकी सैलरी में से ही वो टैक्स डिडक्शन करते हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसके लिए पैसे वो कटिंग कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं तो आपको भी एक ऑनलाइन पोर्टल जो गवर्नमेंट का है वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद जैसे ही आपका जो है कि अगर आपको टर्मिनेट किया गया या आपको जॉब लॉस हो गई, तो ये गवर्नमेंट कम से कम 300-400 यूरो आपको कम से कम आपको देती है। वो आपके मतलब जो है ना सैलरी के हिसाब से है। दुबई की ड्यूटी आवर्स की बात करते हैं। तो दुबई की ड्यूटी आवर्स कैसी है कि वीकली आपको 48 आवर ड्यूटी करनी पड़ती है। रही बात ओवर टाइम की, तो ओवर टाइम में किसी किसी कंपनी में 12 आवर ड्यूटी करते हैं। तो वहाँ पे कोई ओवर टाइम का लिमिट्स नहीं है। आपको संडे भी अगर काम होगा, संडे बुलाएंगे आपको, अर्जेंट काम होगा तो। और आपको फॉरमैन लोग तो है कि आपको फोर्स करेंगे। इस तरह होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि अगर ओवर टाइम है, काम ज़्यादा है, तो वो लोग डायलॉग मारेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। क्रोएशिया में क्या है कि आपको जो ड्यूटी आवर्स है 40 आवर्स है। इसके अलावा अगर आपको ओवर टाइम करने का मन है, अगर आपको मन है तो आप ओवर टाइम करें, कितना भी अर्जेंट काम ये लोग फोर्स नहीं करते, सबसे अच्छी बात है। और ज़्यादातर जो सुपरवाइज़र है, जो इंजीनियर्स है, वो लोकली यहाँ पे है। जो लेबर ग्रेड के लोग हैं वही इंडिया, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो जितने भी जो सुपरवाइज़र मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ के लोकल क्रोशियन। तो लोकल क्रोशियन लोग जो है ना आपको फोर्स नहीं करेंगे ओवर टाइम करने के लिए। अब बात करते हैं जो ब्लू कलर जॉब करते हैं, या जो ऐसे लोग हैं जैसे कि मशीन ऑपरेटर है, वेल्डर्स है, ठीक है ना, जो बहुत हाई मतलब हाई क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जनरली काम करते हैं, वेल्डर्स, फैब्रिकेटर्स है ना, हेल्पर्स, क्लीनर। तो इन सब की जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी 1000 दिरहम से 2000 दिरहम तक मिलती है, ठीक है, दुबई में। यहाँ पे क्या एक मिनिमम जो है ना वेज सेट है, जैसे कि आपको 840 यूरो 2000 एज ऑफ 2024, ठीक है। आपको 840 यूरो जो है कि आपको एक सैलरी जहाँ पे फिक्स थी, मिनिमम ग्रोथ सैलरी। इसके बाद 2025 से आपकी सैलरी जो जो मिनिमम वेज है वो हो जाएगा 970 यूरो। इसके नीचे कोई आपको सैलरी देगा नहीं, ये ग्रोथ सैलरी है। इसके अलावा आपको ओवर टाइम भी मिलेगा आपको। इसके अलावा जो है कि आपको और भी अदर बेनिफिट है। हर साल में इसके ईस्टर है या क्रिसमस है, यहाँ पे आपको हर कंपनी कुछ ना कुछ पैसे प्रोवाइड करती है। ये बेनिफिट आपको मिलता है सैलरी के साथ। अब बात करते हैं सैलरी ट्रांसफ़र की। तो क्या होता है कि दुबई में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कि मंथ एंड होता है आपको सैलरी ट्रांसफ़र कर देती है सेम टाइम में, ठीक है। और बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है 2-2 महीने पेंडिंग करती है और उसके बाद आपको थर्ड महीने में एक सैलरी मिलती है। बहुत सारी कंसल्ट कंपनी मुझे पता है ऐसा करती है। क्रोएशिया में क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाएगा, और ऐसा होता है एक्चुअली में। बहुत सारी कंपनी, मतलब यहाँ पे मैंने 1-2 कंपनी का नाम सुना नहीं कि वो पैसा पे नहीं करती है। मैक्सिमम कंपनी टाइम पैसा पे करती है। और सैलरी ट्रांसफ़र का जो टाइम है वो है 15 तारीख का। मगर अगर आप जनवरी पूरा महीना काम करोगे तो आपको फ़ेब 15 को पैसे मिलेंगे मिलेंगे। और कई कंपनी ऐसी होती है कि आपको सैलरी डालती है
10 तारीख को, हर महीने की जो 10वीं तारीख होती है उस पर सैलरी डाल देगी, और जो आपका ओवर टाइम होता है वो 15 को या 20 तक मैक्सिमम आपको ओवर टाइम पैसा कैश में दे देगी। और अगर बात करेंगे अकोमोडेशन की, तो देखिए मैक्सिमम कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, और अकोमोडेशन अच्छा खासी होता है, कोई विला में देता है, कोई कंटेनर में दे रहा है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि एक रूम में 4-4 5-5 लोग करके रखे, यहाँ पे दुबई की तरह बिल्कुल नहीं कि एक रूम में 4-5 बंदे और स्टाफ में खाली 2 बंदे का, मतलब 2 बंदे 1 बंदे रह रहे। दुबई में जैसा कि आपको देखने को मिलता है कि अकोमोडेशन के लिए कंपनी पैसे प्रोवाइड करती है, बहुत सारी अलाउंस देती है, या बहुत सारी कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। तो ऐसा क्रोएशिया में भी ऐसा आपको मैक्सिमम कंपनी जो है ना आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। और अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती, अगर आप फैमिली के हाथ में रह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो है कि एक अलाउंस देती है, जिसमें आपका जो है कि रूम का जो है ना किराया उसमें हो जाता है। और जो अकोमोडेशन में लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्रोएशिया की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक रूम में 4 बंदे 5 बंदे, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो है यहाँ पे क्या है कि एक रूम में 2 बंदे रहते हैं, और मैक्सिमम 3, अगर रूम बड़ा है तो 3, वो भी बंक बेड बहुत कम है, सिंगल बेड ही यहाँ मिलता है। हाँ, दुबई की बात करता हूँ मैं अकोमोडेशन में। आपको क्या है कि बहुत सारी कंपनी आपको वॉशिंग मशीन प्रोवाइड करती है, और बहुत सारी कंपनी जो है वहाँ पे एक टोकन सिस्टम है कि एक सिक्का डालो, कॉइन डालो, और उसमें आपको 30 मिनट मशीन से आपका कपड़े वॉश होंगे। तो यहाँ मैक्सिमम कंपनी आपको वॉशिंग मशीन प्रोवाइड करती है, तो वो मतलब टोकन वाला सिस्टम नहीं है, जो पैसे डालने वाला सिस्टम नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो जैसे दुबई में बता रहा हूँ आपको मैं, आपकी रूम से आपको कंपनी तक लेके जाएगी, कंपनी ट्रांसपोर्ट रहता है। और बहुत सारे जो बंदे बाहर रहते हैं, वो खुद से अपना मेट्रो या अपने बस में जो है कि सफ़र करते हैं, ठीक। तो वैसे ही क्रोएशिया में है। क्रोएशिया में क्या है कि मैक्सिमम कंपनी जो है ना, अपने जो रूम है वो पास में दे रही है, ठीक है ना, कंपनी के पास में, ताकि आप वॉकेबल डिस्टेंस से जा सकते हैं। बट अगर फिर भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, रूम से जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वहाँ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करती है ज़्यादातर। तो अब बात करते हैं हेल्थ केयर की, इंश्योरेंस की, ठीक है। जिस तरह से दुबई में आपको एक इंश्योरेंस दिया जाता है, तो एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी कंपनी होती है तो आपको अच्छा इंश्योरेंस देती है, अच्छा कवरेज देती है। तो क्रोएशिया में भी ऐसे ही है। बहुत सारी कंपनीज जो है क्रोएशिया में अच्छा इंश्योरेंस देती है आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको कवर होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर आपको मेजर इंजरी होता है दुबई में, तो इस तरह से आपका एक फिंगर्स, अगर मान लो फिंगर्स कट हो गया है ना, या हाथ कट हो गया, तो उसके लिए कुछ अमाउंट है आपको गवर्नमेंट की तरफ से, वो सॉरी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ की क्रोएशियन गवर्नमेंट है, जब आप यहाँ का इंश्योरेंस वगैरह तो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, तो जब आपका खुदा ना खास्ता कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, हाथ वाथ का कुछ इंजरी होती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ का जो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो आपको पैसे देते हैं। तो एक बंदे का एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे एक फ्रेंड यहाँ पे काम करता था, उसको मशीन से ना काम करते करते हाइड्रोलिक मशीन में उंगली कट गई थी, तो उसको तकरीबन 6000 यूरो मिले थे। और उसके बाद कंपनी ने उसको कहा था कि तुम घर जाओ, रेस्ट करो, और जो भी तुम्हारा होता है आने का, तो हम लोग तुमको दोबारा वर्क परमिट देंगे, दोबारा कंपनी में हायरिंग करेंगे, ठीक। बात करते हैं अब क्लाइमेट की। तो दुबई में 8 महीने तकरीबन गर्मी रहती है, ठीक है ना। आपको पता ही है, कभी कभी पीक सीजन में, मतलब जो है कि समर का टाइम होता है, जून से अगस्त का जो मौसम रहता है, उसमें तो 53 तक डिग्री जाती है, उससे ऊपर भी जाती है, कभी कभी कम भी रहती है। एवरेज जो है कि 42 रहती है, ठीक है। दुबई में मोस्टली हीट रहती है, ठीक है। क्रोएशिया में क्या है, यहाँ पे सब मौसम है, ठीक है ना। ठंडी भी है, गर्मी भी है, ठीक है, और जो है कि पतझड़ भी है, और रेनी भी है, ठीक है। तो यहाँ का जो एवरेज जो समर जो टाइम में वेदर रहता है, वो रहता है 20 to 35 तक रहता है, ठीक है। मगर ह्यूमिडिटी बहुत कम मैंने देखी है, इतना मैंने स्वेटिंग वगैरह यहाँ पे इतना होता नहीं है। उसके अलावा सर्दी के मौसम में यहाँ पे -5 तक मैंने देखा है जाती है, स्नोफॉल भी होता है। और इस सर्दी के मौसम में जो है कि जो पत्ते वत्ते भी पूरे झड़ जाते हैं उस टाइम। और रेनी भी, मतलब सीज़न में ऐसा है कि आपको बारिश, 3 दिन बारिश और 3 दिन धूप, ऐसा मौसम होता है। और जो बारिश भी होती है, बहुत तेज़ बारिश नहीं होती है। मैंने अभी तक देखा है कि यहाँ पे रिमझिम बारिश ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो दुबई में क्या है कि आपको ज़्यादातर, अगर आपको अरबी नहीं मालूम है तो इंग्लिश मालूम है, या आपको हिंदी मालूम है, चल जाती है। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज़ है वहाँ पे आप ज़्यादातर देखते होंगे कि हिंदी वाले लोग मिलते हैं, तो आपको हिंदी से काम चल जाता है, ठीक है ना। मगर आपको इंग्लिश मालूम होनी चाहिए, और अरबी अगर नहीं मालूम है फिर भी मतलब काम चल जाता है। क्योंकि मुझे अरबी मालूम नहीं, मगर मैं फिर भी सर्वाइव की 10 साल वहाँ पे दुबई में सर्वाइव किया। अब बात करते हैं क्रोएशिया की। तो क्रोएशिया का जो लोकल लैंग्वेज है वो क्रोएशियन लैंग्वेज है, और मैक्सिमम लोग जो क्रोएशियन लैंग्वेज बात करते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड एज है और जो यंग एज भी है, उनको जर्मनी लैंग्वेज अच्छी तरह आती है, ठीक है। और अगर रही बात इंग्लिश की, तो यहाँ पे जो है ना, इंग्लिश जो जितने भी यंगस्टर है और जो अच्छे हाई क्वालिफाइड बंदे हैं, जैसे आपको सुपरवाइज़र वगैरह भी होगा, तो वो लोग भी इंग्लिश आपसे बात करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ना, मैं तो जैसे कि जिनको इंग्लिश जिससे मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्रोएशिया आती नहीं है, मैं सीख रहा हूँ अभी, तो मैं उनसे जेस्चर से, मतलब हाथ के इशारों से बात करना पड़ता है, या कभी गूगल ट्रांसलेट से बात करना पड़ता है। तो ऐसा मेजर प्रॉब्लम तो अभी तक आया नहीं है कि अगर कुछ किसी से पूछना हो तो मैं गूगल ट्रांसलेट है ना यूज़ करके बात कर सकता हूँ। बट ये है कि अगर आप लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पे जो क्रोएशिया में लोग आके एक्चुअली लैंग्वेज सीखना की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। अगर आपको जर्मनी में सीख जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो लोकल जो ओल्ड एज मतलब लोग हैं, उनको जर्मनी आती है, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन। तो जैसे दुबई में है, आप दुबई में छुट्टी होती है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे थीम पार्क है ना घूमने के लिए। सबसे पहले तो यही कि बुर्ज खलीफा है, हम लोग जब भी मौका मिलता है दुबई मॉल बुर्ज खलीफा घूमते हैं। इसके अलावा जब विंटर्स का टाइम आता है तो आपको ग्लोबल विलेज मिलेगा, मेरिकल गार्डन है। इसके अलावा और भी कई थीम पार्क है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी है, क्रोएशिया में बहुत सारी यहाँ के आसपास की जगह है। मेन जगरेब में है या और भी अलग सिटी जो है ना, यहाँ पे हर जगह जो है ना घूमने का माहौल है। और जो है कि क्या है कि अगर आप ज़गरेब में हैं तो ज़गरेब में आपको बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट हेरिटेज मिलेंगे जो कि बहुत पुराने पुराने हैं। तो जब आप यहाँ पे आएगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और मौसम के हिसाब से ये डिपेंड करता है। ये जो आइलैंड्स जो एरिया है वहाँ पे समर में ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो सर्दी विंटर का रहेगा तो आपको ज़गरेब ओवरऑल आप कहीं भी घूम सकते हैं। और बात करते हैं इंटरसिटी की। अगर आप दुबई में रहते हैं, आपको शारजाह जाना है या अबू धाबी जाना है या दूसरी सिटी में जाना है, उसके लिए आपको इंटरसिटी बसेस अवेलेबल रहती है। और अगर आपको देश छोड़ के दूसरी कंट्री ओमान वगैरह घूमना, तो आपको पता ही है कि वीज़ा आपको लेना पड़ता है, दूसरी कंट्री जानी पड़ती है। तो क्रोएशिया में क्या, अगर आपका टीआरसी कार्ड बन जाता है, टीआरसी कार्ड बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं वहाँ से डायरेक्टली, तो या तो पहले अगर आपको एक सिटी में खाली क्रोएशिया की सिटी में घूमना, तो सिटी में घूमने के लिए यहाँ पे फ्लिक्स बस या राइवा है, बहुत सारी बस अवेलेबल है, ठीक है। डायरेक्ट बस टिकट लेके या बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, या आपको यहाँ पे टिकट लेके आप जो है ना सफ़र कर सकते हैं पूरा। इसके अलावा अगर आपको दूसरी कंट्री एक्सप्लोर करनी है, जैसे मैं क्रोएशिया में रहता हूँ, यहाँ की जो पास की कंट्री है वो है बोस्निया है ना, और जो है कि ऑस्ट्रिया है और इटाली है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको बसेस मिलती है। सिर्फ और सिर्फ आपको पासपोर्ट और टीआरसी कार्ड जो है ना रखना पड़ता है अपने हाथ में। इसके अलावा जितना भी शेंगन जोन है, आप 90 डेज़ जो है विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। दुबई में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस, ट्राम, मेट्रो और फेरी मिलती है, ठीक है। क्रोएशिया में ऐसी ज़गरेब की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे ट्राम, बस और ट्रेन भी अवेलेबल है एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए। इसके अलावा आपको इंटरसिटी बस बताई है मैंने आपको, वो भी है, ठीक है। लीगल एंड इमिग्रेशन एस्पेक्ट की बात करते हैं तो दुबई में जिस तरह से वर्क परमिट और वीज़ा आपका इशू होता है तभी आप वहाँ पे काम कर सकते लीगली, वैसे ही क्रोएशिया में भी है। यहाँ पे पहले वर्क परमिट इशू होगा और जो है कि आपको वीज़ा लगेगा, ठीक है। तो बट ये है कि थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस होता है। दुबई का वीज़ा जल्दी लग जाता है आपको, और क्रोएशिया का वीज़ा 4 से 6 महीने लगते हैं। सोशल लाइफ एंड कम्युनिटी की बात करते हैं यहाँ पे। देखो दुबई में आप जब काम करोगे, आपको है ना बहुत अलग डिफरेंट कंट्री के लोग काम करने मिलेंगे। अच्छी बात है कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपींस है ना, बाकी इजिप्ट, जो इतने अरबी अरब कंट्री है, वहाँ के लोग के हाथ में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसा यहाँ क्रोएशिया में भी है। जब आप क्रोएशिया में यहाँ काम करते हो तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ के लोकल जो बंदे हैं उनके हाथ भी काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, और बोस्निया है ना, इस तरह के जो कंट्री है, और यहाँ तक कि अज़रबैजान है ना, तजाकिस्तान, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे साथ में काम करने के लिए। कल्चरल डिफरेंस की बात करते हैं। दुबई एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे आपको ज़्यादातर जो फेस्टिवल मनाया जाता है तो मुस्लिम जो इस्लामिक जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, जैसे कि रमज़ान होती है, ईद है, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ का जो लोकल फेस्टिवल है, नेशनल डे है ना, इस तरह से वहाँ पे मनाया जाता है। तो वैसे ही क्रोएशिया में जो है कि एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो यहाँ पे क्रिश्चियन के हिसाब से यहाँ पे जो क्रिसमस हॉलीडे है, न्यू ईयर हॉलीडे है, इसके बाद ईस्टर है, ठीक है। फिर बाकी एक समर वेकेशन भी यहाँ पे जो है छुट्टी होती है। इसके अलावा लोकल जो फेस्टिवल है उसमें भी 1-2 दिन छुट्टी मिलती है हर महीने। ये लोग लोकल अपना फेस्टिवल मनाते हैं। सेफ्टी की एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। दुबई के बारे में पूछना भी तो एक तरह का गुनाह ही है, ठीक है। सेफ्टी के मामले में तो नंबर 1 है दुबई। क्रोएशिया में देखो भाई, मैं 5 महीने मेरे को हुए यहाँ पे आए हुए, मैं कोई फेस भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्रोएशिया भी बहुत सेफ कंट्री है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको पता है दुबई भी एक्चुअली है ना बहुत सस्ता नहीं है, ठीक है ना, महंगी कंट्री है। और जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं दुबई में था तो मैं एक्चुअली कुकिंग नहीं करता था, ज़्यादातर मैं रेस्टोरेंट से खाना खाता था। तो जो भी फूड मैं खाता था, मेरे तकरीबन 400 से 500 दिरहम जो है मेरे खाने में खर्च हुआ करते थे, सिर्फ खाने खाने के। तो वैसा क्रोएशिया में क्या है कि अगर ज़्यादातर तो आपको जो रेस्टोरेंट मिलेंगे यहाँ पे, वो रेस्टोरेंट में आपको टेस्ट मतलब मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। भले वो इंडियन रेस्टोरेंट हो, तो ज़्यादातर जो है कि आप तो हर दिन तो आप यहाँ पा नहीं पाओगे ज़गरेब में या मेन सिटी में, क्योंकि ये सब जो रेस्टोरेंट है, इंडियन जो रेस्टोरेंट है ज़्यादातर आपके जो है कि मेन सिटी में ही है। और अगर आप मेस की बात करें तो मेस तो यहाँ पे मतलब मान लीजिए कि नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर कुकिंग करना पड़ेगा। जब कुकिंग करेंगे आप खुद से, तो आपका जो एक बंदे का चार्ज है कम से कम 150 यूरो से 200 यूरो तक आपका खर्चा आएगा। अब मैं बात करता हूँ अपनी खुद की एडवाइस की कि क्या आपको क्रोएशिया मूव होना चाहिए, यूरोप मूव होना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपकी सैलरी 1500 से 25 दिरहम तक सैलरी आपकी है, या 3000 दिरहम भी सैलरी है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप यूरोप आने का ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम वेज है आपको मैंने बताया था, इतने पैसे आपको मिल सकते हैं। तो ये 3000 दिरहम से ऊपर ही सैलरी मिलेगी, कम से कम 3500 अगर कंपेयरिंग करेंगे आप, तो उतनी सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा ओवर टाइम करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी सैलरी 5 या 6 हज़ार दिरहम है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप वहीं पे रहिए दुबई में। और दुबई में बहुत सारा स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है।
आप उसको अपॉर्चुनिटी को देखें। अगर आपके पास अच्छा माइंडसेट है तो आप वहीं पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप आपकी अगर अच्छी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी है तो आप बिज़नेस का प्लान दुबई में ही करें। या अगर आपको कहीं मिलता है बड़ी कंट्रीज़ में, जैसे यूरोप में और भी कंट्रीज़ बड़ी है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, ऐसी बड़ी कंट्रीज़ में अगर आपको मौका मिलता है आने का तो आप बेफिक्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंपेयरिंग टू दुबई अगर कंपेयर करेंगे, मगर आप क्रोएशिया में आओगे तो आप ऑलरेडी 5 या 6 हज़ार दरम वहाँ पे कमा रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपकी सैलरी और कम रहेगी, ठीक है। तो आप अगर आपको आगे ही बढ़ना है तो आप यहाँ पे मत, अगर आपकी इतनी सैलरी, अगर मैं उन लोग को बोल रहा हूँ आने के लिए यहाँ पे जिनकी सैलरी वाकई कम थी है और जिनका काम ऐसा है कि बहुत गर्मी वाला काम है, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जिनको गर्मी से परेशानी है, जिनको सैलरी से परेशानी है, वही लोग यूरोप के आने की कोशिश करें और अप्लाई करें ऑनलाइन में। मैंने बहुत सारे जॉब पोर्टल का नाम बता दिया, बहुत सारी कंपनीज़ का मैंने नाम बता दिया, उसमें अप्लाई करें और सीवी ड्रॉप करें उन कंपनीज़ को ईमेल करके। और कुछ ना कुछ आपको जो है कि और भी सोचना पड़ेगा और उसके उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा आपको इंटरनेट पे, तभी जाके आपको जॉब मिलेगा ऑनलाइन। या अगर आप चाहते हैं कि एजेंसी के थ्रू आना, तो एजेंसी के थ्रू आओ। मेरे हिसाब से अगर आप 12,000 दरम तक देते हो किसी एजेंसी को और लेजिट एजेंसी को देते हो इतने पैसे, तो क्या आपको एजेंसी के थ्रू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दुबई में बहुत सारी एजेंसीज है जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रही है वर्क परमिट दिला के, और क्रोएशिया का और स्लोवेनिया और ये सब कंट्री को बहुत ज़्यादा चढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, मैंने बताया ना आपको, इतनी सैलरी अगर आपकी है, अगर कोई एजेंसी आपको बोल रही 10 से 12 हज़ार दरम खर्चा आपका होगा और आपको मैं यूरोप भेजूंगा, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। 12,000 दरम, चलो ठीक है, इतना खर्चा ठीक है, कोई बात नहीं। मगर अगर कोई कंपनी, कोई एजेंसी आपको बोल रही है कि मैं आपसे 25 से 30 हज़ार दरम लूँगी और आपको मैं क्रोएशिया या स्लोवेनिया या मतलब इतनी डेवलप कंट्री जो नहीं है, इस सब कंट्री के लिए मेरे हिसाब से इतना पैसा जायज़ नहीं है। आप इतने पैसे दे के अगर यहाँ पे आओगे तो आपको वर्थ इट नहीं रहेगा। फिर आपको 1 डेढ़ साल लगेगा कमाने के लिए, वो उसको पैसे को इकट्ठे करने के लिए। तो आप 1.5 साल अगर आप वही दुबई में काम करोगे तो मेरे हिसाब से आप उससे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, उससे ज़्यादा सेविंग कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर 12,000 दरम आपको कोई एजेंसी लेती है तो आप इस तरफ कंट्री में आओ। और उसके बाद मेरी एडवाइस यही रहेगी आप लोगों से कि आप ऑनलाइन ट्राई करो, और अगर इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन जॉब जरूर मिलेगा। छोटी कंपनीज होती है जल्दी हायर करती है सिंगल सिंगल लोग को, अब बड़ी कंपनी जो है वही एजेंसी के थ्रू लोग को बुलाती। तो मैंने ओवरऑल बहुत सारी बातें इस वीडियो बताई है। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लाइक की होगी, आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय। एजेंसी को और लेजिट एजेंसी को देते हो इतने पैसे, तो क्या आपको एजेंसी के थ्रू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दुबई में बहुत सारी एजेंसीज है जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रही है वर्क परमिट दिला के, और क्रोएशिया का और स्लोवेनिया और ये सब कंट्री को बहुत ज़्यादा चढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, मैंने बताया ना आपको, इतनी सैलरी अगर आपकी है, अगर कोई एजेंसी आपको बोल रही 10 से 12 हज़ार दरम खर्चा आपका होगा और आपको मैं यूरोप भेजूंगा, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। 12,000 दरम, चलो ठीक है, इतना खर्चा ठीक है, कोई बात नहीं। मगर अगर कोई कंपनी, कोई एजेंसी आपको बोल रही है कि मैं आपसे 25 से 30 हज़ार दरम लूँगी और आपको मैं क्रोएशिया या स्लोवेनिया या मतलब इतनी डेवलप कंट्री जो नहीं है, इस सब कंट्री के लिए मेरे हिसाब से इतना पैसा जायज़ नहीं है। आप इतने पैसे दे के अगर यहाँ पे आओगे तो आपको वर्थ इट नहीं रहेगा। फिर आपको 1 डेढ़ साल लगेगा कमाने के लिए, वो उसको पैसे को इकट्ठे करने के लिए। तो आप 1.5 साल अगर आप वही दुबई में काम करोगे तो मेरे हिसाब से आप उससे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, उससे ज़्यादा सेविंग कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर 12,000 दरम आपको कोई एजेंसी लेती है तो आप इस तरफ कंट्री में आओ। और उसके बाद मेरी एडवाइस यही रहेगी आप लोगों से कि आप ऑनलाइन ट्राई करो, और अगर इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन जॉब जरूर मिलेगा। छोटी कंपनीज होती है जल्दी हायर करती है सिंगल सिंगल लोग को, अब बड़ी कंपनी जो है वही एजेंसी के थ्रू लोग को बुलाती। तो मैंने ओवरऑल बहुत सारी बातें इस वीडियो बताई है। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लाइक की होगी, आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।